नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पे हमारी नज़रें कहाँ रहेगी, किन विशेष खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बोनस पॉइंट की शुरुआत प्याज की खबर पर चर्चा से करेंगे। महाराष्ट्र में 15 दिन के भीतर भाव 20% से ज़्यादा बढ़ गया। जानेंगे कि आखिर में इसकी वजह क्या है। इसके बाद बीमा की मिस सेलिंग को लेकर के वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को दिए गए नए दिशा निर्देश पर भी बात होगी। जानेंगे कि निर्देश से क्या बीमा की मिस सेलिंग रुक पाएगी। केंद्र सरकार के अस्पतालों में फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस कदम की आखिर में क्या वजह है और क्या अब राज्य सरकारें भी ऐसा कदम उठा सकती हैं, थोड़ी देर में इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। अमेरिका की जांच एजेंसी ने अदानी समूह पर आरोप लगाया है कि प्रतिबंध के बावजूद अदानी समूह ने ईरान से नेचुरल गैस की खरीद की। इसके जवाब में अदानी समूह ने भी अपनी सफाई दी। थोड़ी देर में अंशुमान सर से समझेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के दुनिया के देशों पर अब नया दबाव बना दिया है। 4 जून की नई डेडलाइन दी गई है। क्या है ये डेडलाइन और ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंशुमान सर से जानेंगे। और आखिर में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए हुई बैठक पर बातचीत होगी। समझने की कोशिश होगी कि ये बैठक आखिर में असफल क्यों रही। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं आज मानसून की खबर के साथ। मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक गई है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मानसून आगे नहीं बढ़ रहा। लगभग एक हफ्ते से महाराष्ट्र में ही अटका हुआ है। उधर पूर्व में मानसून अभी तक बिहार नहीं पहुंच पाया है। शुरुआत में जिस गति से मानसून आगे बढ़ा था उसे देखते हुए लग रहा था कि ये तेजी से पूरे भारत में पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मानसून के आगे बढ़ने को लेकर के क्या कुछ नए अपडेट्स, क्या कुछ नए आकलन दिखाई दे रहे हैं। विपुल जी, मानसून का जो चार्ट हमको दिख रहा है, मानसून की जो तस्वीर मौसम विभाग से हमारे पास आ रही है, अभी उसमें चिंता जैसी परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन मानसून का फंसना इस समय थोड़ा अब माथे पर बल डाल रहा है बहुत सारे लोगों के, खासतौर से मुंबई में बाजार के, क्योंकि गति और शुरुआत काफ़ी तेज थी। और ये जो नक्शा आपको आज दिख रहा है, ये लगभग कल भी ऐसा ही था जब हमने बोनस पॉइंट में डिस्कस किया था। मानसून 2 ऐसी जगह फंसा है जहां अगर अगले एक हफ्ते में इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आया तो फिर लोग दिमाग में थोड़ी चिंताएं बनना शुरू होंगी। एक तो देखिए, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर मानसून की कोई गति नहीं है। नीले रंग की जो रेखाएं आपको दिख रही हैं वो मध्य महाराष्ट्र में दिख रही हैं, और यहाँ पर लंबा समय हो गया है। यहाँ के आगे मानसून की गति होगी तभी हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्सों में और गुजरात में इसकी सक्रियता देखेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मानसून की दूसरी धारा है, जो दूसरा हिस्सा है, जो बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट लेकर आता है, वो भी देखिए बंगाल की खाड़ी में फंसा हुआ है। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो बंगाल की खाड़ी से उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही। और जो वेदर सिस्टम्स हम अलग से देख रहे हैं सैटेलाइट चार्ट्स पर या बाकी जगह, उस हिसाब से ऐसा संकेत मिल रहा है कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून का सिस्टम है वो भी अगले 10 तारीख तक, मतलब 8-9 तारीख तक, 11 तारीख तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो अब ये जो अगला एक हफ्ते 10 दिन है वो मानसून की प्रगति के लिहाज से बेहद संवेदनशील होने वाले हैं। अगर अगले 7 या 10 दिन में मानसून का हम तेज रिवाइवल देखते हैं तो फिर मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणियों पर कायम रहने का भरोसा बनेगा। लेकिन अगर ये मानसून फंसता है, और जैसा मानसून का स्वभाव भारत के अतीत में काफ़ी उतार चढ़ाव बना रहा है, काफ़ी अस्थिर रहा है, अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में मानसून को लेकर आकलनों में बदलाव होगा। इसलिए बेहद करीब से मानसून की प्रगति पर नज़र रखी जा रही है। जी, इस बीच महाराष्ट्र में भारी बरसात की वजह से प्याज की फसल पर मार पड़ी है, जिस वजह से मंडियों में प्याज का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। बीते 15 दिनों में कीमतें 20% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 15 मई को महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का औसत थोक भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2 जून को 1350 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सर, प्याज का भाव बढ़ने की क्या कुछ बड़ी वजह आप मान रहे हैं और सरकार किस तरीके से निपट पाएगी इस महंगाई से?
विपुल जी, महाराष्ट्र में नासिक, पुणे और अहिल्यानगर, इसको ऑनियन बेल्ट कहा जाता है, प्याज की स्ट्रिप है। और यहाँ मानसून की जल्दी अराइवल के कारण सामान्य से करीब करीब 14 से 15 मिलीमीटर ज़्यादा बरसात हुई है। और इसलिए प्याज की फसल के लिए, प्याज किसानों के लिए बड़ी चुनौती है, जिस वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, प्याज खराब हुआ है, सड़ा है। और दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि इस नुकसान के कारण यहाँ किसान अब सरकार से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी मांग रहे हैं। चूंकि प्याज की मंडी में, नासिक की मंडी में सरकार और प्याज के किसानों के बीच टकराव के पुराने उदाहरण रहे, पिछले साल उससे पहले भी रहा है, तो ये मामला थोड़ा, प्याज की कीमतों को लेकर मामला थोड़ा संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। एक तो मौसम का असर है और दूसरी तरफ उस नुकसान के कारण अब किसान सक्रिय हैं और आंदोलन जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका असर हमें आने वाले समय में प्याज की महंगाई का असर हमें आने वाले समय में खाद्य महंगाई को रोकने की कोशिशों पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि सब्जियों की महंगाई ही थी जिसकी कमी के कारण हमने खुदरा महंगाई में पिछले 2-3 महीनों में कमी देखी थी, और जिसकी छाया में, जिसकी रोशनी में इस सप्ताह रिजर्व बैंक गवर्नर अपनी बैठक में ब्याज दरों में कमी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है जी। इस बीच सरकारी डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के नक्सस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्रीय अस्पतालों, फार्मा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री पर केंद्रीय अस्पतालों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि अस्पताल परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको दाखिल ना होने दें। निर्देश में ये भी कहा गया कि फार्मा कंपनी अगर डॉक्टर से संपर्क करना चाहती है तो ईमेल या फिर अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकती है। सर, सरकार ने ये कदम आखिर में क्यों उठाया और क्या राज्य सरकारें भी इस फैसले को लागू कर सकती हैं? अभी ये फैसला विपुल जी केवल केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए आया है, और ये जो आदेश मेरे सामने है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS का है, जो कि केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। वहाँ उन अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अस्पताल में न जाने देने का आदेश जारी किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसे लागू करें, क्योंकि बीते 1 साल में सरकार ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था और कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को तरह तरह से ओबलाइज किए जाने, तरह तरह से उनको सुविधाएं और रियायतें देने पर बेहद सख्ती की है। और अब एक मामला ऐसा भी निकल कर सामने आया कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और दवा कंपनियां सीधे अस्पताल के भीतर दखल दे रही हैं। तो ये अपने आप में पहला फैसला है जब केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों में MRs की विजिट को पूरी तरह रोक दिया है। आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारें भी शायद अपने अस्पतालों के मामले में ऐसा निर्णय ले सकती हैं। जी। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को बीमा की मिस सेलिंग पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय के दायरे में आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को बाकायदा पत्र लिख करके कहा है कि बीमा बेचने पर दिए जाने वाले इंसेंटिव पर तुरंत रोक लगाई जाए। बैंकों को कहा गया कि ग्राहक की बीमा जरूरत को देखते हुए ही उसे बीमा प्लान बेचा जाए। सर, ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है और ये कैसे संभलेगी? ये तो दुख दूर नहीं होता भाई। हाँ विपुल भाई, ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकार के बैंक हैं, ज़्यादातर सरकारी बैंक हैं और बीमा कंपनियां हैं। 50 से 60% ग्राहक जो बैंकों के साथ सेवाएं ले रहे हैं, चाहे FD की या अकाउंट की, उन्हें किसी न किसी तरह से बीमा में मिस सेलिंग की जाती है। पिछले 2 साल से आप और हम लगातार इसे सुन रहे हैं कि बीमा नियामक अधिकरण ने इसका आदेश जारी किया, RBI ने इसका आदेश जारी किया, और उसके बाद आप केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भी ये कहना पड़ा कि बैंक ऐसा ना करें। पर इसके पीछे की वजह समझना ज़रूरी है। बैंकों ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि बैंक डाइवर्सिफाइड हैं, वो इंश्योरेंस भी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बेचते हैं, तमाम और प्रोडक्ट भी बेचते हैं, उनकी बिक्री के लिए उनके पास केवल एक ही खिड़की है, उनके बैंक की ब्रांच, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं और जिससे वो ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। तो दरअसल ये पूरा का पूरा जो मल्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का मॉडल बैंकों को केंद्र में रखकर तैयार हुआ, इवॉल्व हुआ है, उसमें बैंकों का नेटवर्क ही उनकी सेल का प्रमुख जरिया है, बीमा पॉलिसी बेचने के लिए या बाकी चीज़ों को बेचने के लिए। और बैंक इस काम को कर रहे हैं, और इसमें मिस सेलिंग है, क्योंकि जो ग्राहक आ रहा है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, पर उसे बैंक की किसी सेवा के बदले ये सुविधाएं या बीमा बेचा जाता है, और उसमें अधिकतर समय
बीमा पॉलिसीज गलत ढंग से, गलत तरीके से बेची जाती हैं। लोग एफडी कराने आते हैं और उनसे कहा जाता है कि एफडी की एक राशि फला बीमा पॉलिसी में डाल दीजिए। जमा खर्च में से काम चलने वाला नहीं है, ऐसा दिखता है, क्योंकि निर्देश तो पहले से भी दिए गए हैं, लेकिन बैंक और उनके पीछे का जो पूरा वित्तीय सिस्टम है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, वो इसे मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में शायद आदेश जारी करने पड़ेंगे। दुविधा सरकार की ये है कि बैंकों के कारोबार डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे हैं, तो अगर उन पर बेहद सख्ती की जाएगी तो उनके बाकी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ और सेल भी रुकेगी, और अगर उन्हें अलग से नेटवर्क बनाने के लिए कहा जाएगा तो उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। इस बीच देश में छोटे कर्जों के डूबने का ट्रेंड बढ़ा है। माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी कंपनियों की तरफ से मार्च तिमाही के दौरान राइट ऑफ किए गए छोटे कर्ज में 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही में कंपनियों ने 2440 करोड़ रुपए का माइक्रो फाइनेंस कर्ज राइट ऑफ किया है। 2024 की मार्च तिमाही में इस तरह के राइट ऑफ हुए कर्ज का आंकड़ा 300 करोड़ रुपए था। सर, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कर्ज राइट ऑफ किया है, और इस तरह के कदम से उन कंपनियों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? विपुल जी, एक तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, दूसरी फ्यूजन फिनांस है, मुथूट माइक्रोफिन है, सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क है और स्पंदना स्फूर्ति है। ये कंपनियां हैं जिन्होंने करीब 2400 करोड़ के आसपास के माइक्रो फाइनेंस लोन राइट ऑफ किए हैं, यानी इन्हें बट्टे खाते में डाला है। राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट की फुल प्रोविजनिंग कर ली है अपने अकाउंट्स में। तो आमतौर पर तकनीकी तौर पर जिस बकाया कर्ज की या एनपीए की जिसकी वसूली नहीं हो सकती, उसके लिए कोई फिनांस कंपनी या बैंक प्रोविजन कर देता है, अपनी पूंजी से वो पैसा उतना डाल कर रख देता है, तो उसके बाद उन्हें बैलेंस शीट से राइट ऑफ किया गया। तो इस प्रक्रिया के तहत ये लोन राइट ऑफ हुए हैं। दूसरा सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या अब इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बैलेंस शीट इस प्रोविजनिंग का बोझ उठाने के लिए तैयार है, जो प्रोविजनिंग उनको 2400 करोड़ रुपए की करनी पड़ी है। अभी जो तक हमको आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत से टोटल जो टेक्निकल राइट ऑफ हैं वो 61,000 करोड़ रुपए के आसपास पूरे सिस्टम्स में हो चुके हैं, जो कि पिछले साल 3800 करोड़ रुपए थे। तो कई जगह कंपनियां अपने पुराने कर्जों को राइट ऑफ कर रही हैं, और इसके माइक्रो फाइनेंस के खासतौर से कैटेगरी में, और इसके बदले वो अपनी बैलेंस शीट से, अपनी कैपिटल से पैसा निकालकर उसकी प्रोविजनिंग कर रही हैं। फिलहाल जब प्रोविजनिंग करके राइट ऑफ किए जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत है, तभी वो पैसा अपनी जेब से निकाल के लोन का राइट ऑफ कर रही हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में तमाम तरीके के दबाव बन रहे हैं। उनकी स्थिति में अगले 6 महीने में हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अभी इस बाजार में सस्टेन करने की स्थिति में हैं। इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कहा कि एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को यह तय करना है कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये पर माफ़ी दे या नहीं। वोडाफोन आइडिया के इस बयान के बाद सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये पर राहत नहीं दी जाएगी। सर, वोडाफोन क्या बाजार को भरमाने के लिए तमाम बातें कह रहा है, या वाकई में सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एजीआर पर राहत दे सकती है? वोडाफोन को लेकर के क्या सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है सर इस पूरे मसले पर? विपुल जी, बाजार आप करीब से देख रहे हैं। हमने वोडाफोन में के स्टॉक में एक्टिविटी देखी सिर्फ इसी बात पर कि सरकार एजीआर में रियायत देगी, जबकि वास्तविकता है कि अगर आप सरकार के अधिकृत रुख को माने तो सरकार ने अदालत में भी हलफनामा देकर ये बात कह दी कि जो बकाया रेवेन्यू है, एजीआर है, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दरअसल अब इसके बाद वोडाफोन लगातार ऐसा क्यों कह रही है और उसे बाजार उस पर रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये थोड़ा एक रहस्यमय दिलचस्प सी बात है। लेकिन अगर आप नीतिगत नजरिए से देखें, व्यवहारिक नजरिए से देखें, तो केंद्र सरकार अब अकेले वोडाफोन को एजीआर में रियायत नहीं दे सकती, नहीं तो यह मामला अदालत जाएगा और एक कंपनी के पक्ष में फैसला लेने पर केंद्रित होगा। क्योंकि सरकार वोडाफोन में को एजीआर में एक बार मदद दे चुकी है, इक्विटी खरीद चुकी है, एक निजी कंपनी को सरकारी कंपनी बना चुकी है, तो सरकार के लिए भी नैतिक रूप से यह संभव नहीं है कि वो दोबारा रियायत देने को तैयार हो। और इसीलिए आपने देखा है कि एयरटेल ने भी आगे बढ़कर रियायत मांगी और एक कहा कि कंपनी, सरकार चाहे तो कंपनी में हिस्सेदारी ले ले और हमारे बकायेदारी को माफ़ कर दे। तो फिलहाल ऐसी परिस्थिति में सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। तो सवाल इस समय ये होना चाहिए कि वोडाफोन को एक तरह से इनकार
मिल चुका है सरकार की तरफ से कि एजीआर में रियायत नहीं दी जाएगी। उसके बाद कंपनी कितने दिन तक अपने मौजूदा संसाधनों पर सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी। घाटे बड़े हैं, हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आरपू गिर रहा है, जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो बेहतर पैसा दे सकते हैं, उनका बड़ा हिस्सा एयरटेल और जियो के पास चला गया है। वोडाफोन को अपने कर्ज चुकाने के लिए भारी पूंजी की और निवेश की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ चर्चा है, सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और वोडाफोन शायद इस उम्मीद पर ये सब कुछ कह रही है विपुल जी, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार वोडाफोन को इसलिए बचाएगी क्योंकि बाजार में डुओपोली न हो जाए, क्योंकि दो कंपनियां ही बाजार में है, तो तीसरी कंपनी को बनाए रखने की शर्त पर सरकार वोडाफोन के पर बकायेदारी को या एजीआर को माफ़ करेगी। पर ऐसा होता अभी तक दिखा नहीं। आधिकारिक रूप से भी सरकार ने ऐसा ही कहा है कि वो कोई रियायत नहीं देगी। और शायद यही बात रही जिसकी वजह से आज हमने बड़ी गिरावट देखी। 4% के आसपास जो है गिर करके बंद हुआ है आज वोडाफोन आइडिया का शेयर, ₹6.75 के आसपास। इस बीच अब बात जरा आगे करते हैं और जरा अदानी समूह की भी बात कर लेते हैं। अदानी ग्रुप एक बार फिर से अमेरिकी एजेंसियों की जांच के रडार पर है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अदानी ग्रुप की कंपनियों ने ईरान से नेचुरल गैस में कारोबार किया। हालांकि अदानी समूह ने ईरान के साथ किसी भी तरह के नेचुरल गैस कारोबार पर रोक लगाई हुई है और ये भी कहा गया कि उन्हें इस मामले पर किसी तरह की अमेरिकी जांच की जानकारी नहीं है। सर, ये पूरा मसला है क्या अदानी को लेकर के, और आखिर में ये मामला इतना गंभीर क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि इसका असर आज भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला और अदानी शेयरों पे खासा दबाव देखने को मिला। हाँ विपुल जी, सुबह हम लोगों ने उंगलियों की दुनिया में हर्ष के साथ बात की थी और संकेत ऐसे थे कि अडानी समूह के स्टॉक पर आज इसका असर दिखेगा। ये मामला थोड़ा संवेदनशील है। ये मामला ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ है। कहानी ये है कि वॉल स्ट्रीट में एक खबर छपी जिसके बाद ये सारी चर्चा में आई और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थी और इसका बहुत सारे आयाम दिखाई पड़े। इसमें ये खबर में बताया गया कि ईरान पर सैंक्शंस के बावजूद अडानी समूह ने ईरान से एलपीजी का आयात किया है। एक टैंकर था जो कि पनामा फ्लैग टैंकर था। उस टैंकर, उसका नाम है एसएमएस ब्रॉस, जिसको रीनेम करके नील कहा गया। जो डेटा के हिसाब से इराक का जो खोरल जुबैर एयरपोर्ट है उस पर 3 अप्रैल को ये देखा गया सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से। उसके बाद ये वेसल ओमान के सोहार पोर्ट पर एंकर किया इसने और यहाँ से इसके बाद ये वेसल डिसअपीयर हुआ और ये माना गया कि कहा गया उस खबर में कि अडानी समूह ने 2 दिन बाद इस वेसल से संपर्क किया और 11,250 मीट्रिक टन एलपीजी सोहार से मुंद्रा पोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट कराने की व्यवस्था की गई। इंडिया के कस्टम रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस तरीके का शिपमेंट इंपोर्ट हुआ है। अडानी समूह ने इससे इनकार किया। अगर आप ये पूरा किस्सा समझने की कोशिश करें विपुल जी, तो आपको थोड़ा संकेत मिलेगा कि डार्क फ्लीट का खेल लग रहा है जो आमतौर पर दुनिया के समुद्री रास्तों में इस समय बेहद चर्चित हैं। जब से दुनिया की 3 सबसे बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाएं प्रतिबंध के दायरे में हैं, एक रूस, दूसरी वेनेजुएला और तीसरी ईरान। और हम लोग इस पर इससे पहले चर्चा भी करते रहे हैं अपने बोनस पॉइंट में कि डार्क फ्लीट्स जो हैं वो इन 3 अर्थव्यवस्थाओं की तेल आपूर्ति का नया जरिया बन गए हैं। ये वो जहाज होते हैं जो कहीं रजिस्टर होते हैं, फिर कहीं से डी रजिस्टर कर दिए जाते हैं, बनते कहीं हैं, फ्लैग किसी का होता है और इनके जरिए एलपीजी और एलएनजी और ख़ासतौर पर कच्चा तेल और एलपीजी की सप्लाई होती है जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाती है। ये कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है, लेकिन मामला चूंकि ईरान पर सैंक्शन से जुड़ा हुआ है तो दबाव ज़्यादा है। हालांकि अडानी समूह ने इससे इनकार किया है, पर अमेरिका में इसकी जाँच होने की खबर है और भारत सरकार की तरफ से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पर ये घटनाक्रम आने वाले समय में और डेवलप होगा अगले 1-2 दिनों में, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। बिल्कुल नज़र रहेगी और आज यही वजह रही अडानी समूह के ज़्यादातर शेयर जो है वो लाल निशान में ही बंद होते हुए दिखाई दिए। आधे % से लेकर के 4% तक की गिरावट जो है अडानी समूह के शेयरों में देखने को मिली। इस बीच जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना के बाद ये सबसे कम ग्रोथ होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में जीडीपी ग्रोथ 9.2% और मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 6.5% दर्ज की गई थी। सर, नोमुरा ने ग्रोथ के अनुमान को घटाया क्यों है? क्या आधार उन्होंने दिए हैं? इसकी वजह आपको बड़ी क्या दिखाई दे रही है?
विपुल जी, जो हम लोग जीडीपी के आंकड़ों पर पिछले सप्ताह चर्चा कर रहे थे, तो हमने ये समझने की और उन आंकड़ों को खोल कर समझने की कोशिश की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी या फिसली, और वो संकेत अब धीमे धीमे आना शुरू हुए। नोमुरा पहली एजेंसी है जिसने अगले साल के लिए एक आकलन दिया, जो आकलन वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करता है। नोमुरा का कहना है कि इस साल की जो आर्थिक विकास दर 6.5% है, जो कोविड के बाद की न्यूनतम है, क्योंकि इससे पिछले साल तो 9% के से ऊपर की विकास दर थी, वो घटकर 6.2% पर आ जाएगी। और ये बिल्कुल शुरुआती आकलन है, अभी वित्त वर्ष की शुरुआत का ही समय है। आने वाले दिनों में इसमें डाउनवर्ड रिवीजन और ज़्यादा हो सकते हैं। और वजह क्या बताई है नोमुरा ने, जिसे ध्यान रखना जरूरी है, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा भी करते रहे, ऑटोमोबाइल बिक्री में सुस्ती है, बैंक क्रेडिट की ग्रोथ के आंकड़े इकाई में हैं, निजी कंजम्पशन गिरा हुआ है, निर्यात में कमजोरी है, निजी क्षेत्र का निवेश धीमा है, शहरी इलाकों में मांग नहीं है, ग्रामीण इलाकों में मांग में थोड़ी सी मजबूती दिखाई दे रही है। इसके अलावा विश्व के व्यापार में तनाव है, टैरिफ में बढ़ोतरी है, भारत में निवेश नहीं हो रहा है। ये सारी परिस्थितियां भारतीय अर्थव्यवस्था को 6% के आसपास की 6.1 और 6.2% के आसपास की विकास दर के हिस्से की तरफ धकेल रही हैं, जो कि काफ़ी निचली विकास दर होगी भारत की अपेक्षाओं के हिसाब से, ये माना गया है। अब नोमुरा के बाद बाकी एजेंसियों के आकलन का भी अनुमान रहेगा। अगर आप भारत के जीडीपी आंकड़ों पर ध्यान दें, जो कि आंकड़े पिछले हफ्ते शुक्रवार को आए, तो उसके बाद भारत के आर्थिक सलाहकार ने भी कहा था कि अगला साल चुनौतियों से भरपूर रहेगा। तो अगर आर्थिक विकास दर 6.2% के आसपास होती है, तो फिर शेयर बाजार कल शायद इस पर किसी न किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया जरूर करेगा। हालांकि नोमुरा के पास शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है। नहीं, वो वही मेरा अगला सवाल भी वही था सर, कि शेयर बाजार को लेकर के भी क्या नेगेटिव बातें कही गई हैं, या फिर क्या कुछ कहा गया है नोमुरा की तरफ से? नोमुरा ने शेयर बाजार को लेकर अच्छे आकलन दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मैक्रो तस्वीर जो है वो चिंताजनक है, थोड़ी ग्रिम है, थोड़ी धुंधली सी है, जिस पर इशारा किया है। पर नोमुरा का ये कहना है कि जीडीपी अनुमान में कटौती के बावजूद निफ्टी का लक्ष्य बढ़ाया है। मार्च 2026 के लिए निफ्टी के लक्ष्य को 26,140 किया है। हालांकि विपुल जी, बहुत बड़ा लक्ष्य ये भी नहीं है, क्योंकि 25,000 के आसपास इंडेक्स यही है, तो यहाँ से अगर 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी है तो नोमुरा के हिसाब से, लेकिन निफ्टी के लक्ष्य को उसने बढ़ाया है। बट इस लक्ष्य में अगर आप बढ़ोतरी देखें तो हमें मैक्रो पिक्चर खराब होने का दबाव दिखता है। और इसके पीछे जो नोमुरा ने वजह बताई है कि महंगाई में कमी है, सही बात है, महंगाई की दर निचली है, ब्याज दरें घटेंगी, घटने की पूरी संभावना है। इसी सप्ताह बैठक होने वाली है रिजर्व बैंक की, जिससे वजह से बाजार के सेंटीमेंट को सपोर्ट मिलेगा। घरेलू निवेश मजबूत है, विश्व के मुकाबले अस्थिरता कम है, और जो ताजी टैक्स रियायतें दी गई हैं और महंगाई घटने से बाजार में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, ये नोमुरा ने कहा है। और इसलिए नोमुरा ने कंज्यूमर स्टॉक्स को, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स को अपना फोकस भी बताया है कि इनमें निवेश की संभावनाओं से रिटर्न बेहतर हो सकता है। तो ये भी वही पैराडॉक्स है, जो पैराडॉक्स हमको भारत की अर्थव्यवस्था में तमाम आंकड़ों में दिखाई देता है कि एजेंसी कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो सुस्त पड़ेगी, लेकिन शेयर बाजार में बढ़ोतरी होगी। जी, चलिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर एक बार फिर से दबाव बना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सभी देशों को कहा है कि अमेरिका को टैरिफ पर राहत से जुड़े सभी प्रस्ताव 4 जून तक सौंपें। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये दबाव ऐसे समय पर बनाया जा रहा है जब ट्रेड डील के लिए अमेरिका की भारत सहित कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ पर दुनिया भर के देशों को 90 दिन की जो छूट दी हुई है वो 8 जुलाई को समाप्त हो रही है। सर, इस दबाव की रोशनी में अगर हम भारत के साथ जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है उसको कैसे देखा जाए, और अमेरिका आखिर में चाहता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अब खुद दबाव में हैं, और विपुल जी, उस दबाव को वो बाकी उन देशों की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिनके साथ उनकी टैरिफ की बातचीत चल रही। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव यह है कि जून के पहले हफ्ते में फेडरल अपील कोर्ट में उनके टैरिफ पर जो स्टे मिला है उस पर सुनवाई होगी। फेडरल अपील कोर्ट अगर इस स्टे को खारिज कर देता है, इस स्टे को बनाए रखता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और इसे खारिज कर देता है तो ट्रेड कोर्ट का फैसला प्रभावी होगा और टैरिफ का क्रियान्वयन अमल रुक जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून की
समय सीमा तय की है और ये कहा है कि जिन देशों के साथ संधि की वार्ताएं चल रही हैं वो खुलकर ये बताएं कि वो अमेरिका को क्या दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि टैरिफ से बचने के लिए वो क्या के लिए दुनिया के देश क्या दे सकते हैं। दुनिया के देश ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कि टैरिफ पर कोई बड़ी कानूनी लड़ाई, अदालती लड़ाई शुरू हो और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बड़ा झटका अमेरिका की अदालत से आए, उससे पहले वो संधियों पर बातचीत कर लेना चाहते हैं। 8 जुलाई को जो ट्रंप ने टैरिफ किए थे, उनकी छूट की समय सीमा 8 जुलाई को खत्म हो रही है। ईयू, जापान और भारत के साथ प्रमुख समझौते हैं जिन पर बातचीत जारी है और ये 3 ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ चर्चा हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि टैरिफ को रोकने के लिए कोल पर भरोसा ना करें, इशारा इस तरफ किया है। भारत के साथ बात थोड़ी उलझी हुई है। भारत के साथ अभी तक परिस्थितियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। भारत ये चाहता है कि अमेरिकी माल के लिए, सामान के लिए भारतीय बाजार खोला जाए। भारत चाहता है कि 35% तक ड्यूटी रखी जाए। अमेरिका 0 ड्यूटी चाहता है। स्टील एल्युमिनियम के टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका दोनों WTO में पहुंच ही गए हैं। भारत ने WTO में स्टील एल्युमिनियम पे जो टैरिफ बढ़ाए गए, जिनके बारे में कल हमने विस्तार से बात की थी, उन पर WTO में अपील की थी। अमेरिका ने उसे खारिज कर दिया है। भारत के साथ अभी कोई ठोस समझौता नहीं है बन पाया, लेकिन गति पकड़ती दिख रही हैं वार्ताएं। भारत जवाबी टैरिफ से बचना चाहता है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव बनाने से भारत की तरफ से बेहतर रियायतें ली जा सकती हैं। इसके अलावा जापान और EU के साथ वार्ताओं में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। जापान के साथ चौथे दौर की वार्ता पर पिछले हफ्ते खत्म हुई और जापान के वार्ताकार खाली हाथ वापस लौट गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई बड़ी रियायत देने के पक्ष में नहीं है। EU के साथ तो टकराव की स्थिति है। ऐसा माना जा रहा है कि जो स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ आए हैं उसमें EU जवाबी कार्रवाई कर सकता है 2018 की तरह। हालांकि ब्रसेल्स में EU के ट्रेड कमिश्नर और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच अगले 1-2 दिन में बातचीत होने की संभावना है, जहां से कोई संकेत निकलेंगे। तो फिलहाल अभी कोई ऐसी प्रगति नहीं है जिससे 4 जून तक कोई प्रस्ताव तैयार होकर डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर पहुंच जाए कि दुनिया के देश उनके साथ संधि में इन चीज़ों पर बातचीत करना चाहते हैं। सर, लेकिन सवाल आप सबसे बड़ा ये है कि अगर मान लीजिए 4 जून की डेडलाइन पूरी नहीं होती है तो फिर वहां से संभावनाएं क्या दिखाई दे रही हैं? विपुल जी, तारीखों का बड़ा करीबी खेल है। दुनिया के देश हिचक गए हैं अदालती मामलों में टैरिफ के पहुंचने के बाद। उनको लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जिन अधिकारों के तहत ये टैरिफ लगाया है ना, जिन इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत, उन्हें वो संवैधानिक नहीं है और अमेरिका की अदालतें इसे स्वीकार नहीं करेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों को कांग्रेस के अधिकारों से बड़ा कर दिया, क्योंकि टैरिफ लगाने का, कॉमर्स के फैसले लेने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है। तो दुनिया के देश थोड़ा रुक कर, ठहर कर इस नतीजे को देखना चाहते हैं कि अमेरिकी अदालतों में फैसला क्या हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का दबाव यह है कि जब तक फैसला आए तब तक संधि पर दस्तखत हो जाए, फिर तो देश बंध जाएंगे संधि करते समय और उसके बाद हम टैरिफ लागू कर सकेंगे। इसलिए विश्व व्यापार में बंटवारा हो रहा है। कुछ छोटे देश बातचीत में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देश अभी इंतजार करने के मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप के पास यह है कि वो टैरिफ का डर दिखाकर देशों को जल्दी से जल्दी राजी कर लें। ऐसा लग रहा है कि यूरोप और जापान से जवाबी शुल्क लगाए जा सकते हैं जब तक कि टैरिफ को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती। इधर राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी बहस हो रही है, व्यापार नीति पर भी बहस हो रही है। संकेत है कि भारत, वियतनाम जैसे देशों के साथ आखिरी मिनट पर डील संभव है, लेकिन जापान और EU के साथ तत्काल संधि हो पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की 4 जून पर तक प्रस्ताव आ जाएंगे, इसकी संभावनाएं हमें सीमित दिखाई देती हैं। दूसरी चीज, ट्रंप अपने एक और मामले में उलझे हुए हैं। उन्हें जुलाई तक की समय सीमा से पहले अपने टैक्स बिल को भी मंजूर कराना है, जो बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टैक्स बिल है, जिस पर रिपब्लिकन में भी मतभेद है और उन्हें समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपने टैरिफ्स को लेकर कानूनी लड़ाई में और दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े टैक्स कट बिल को लेकर अपनी पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी दुनिया के देश, व्यापार वार्ताकार बहुत करीब से देख रहे हैं। तो अब 8 जुलाई की नहीं, 4 जून की समय सीमा पर निगाह लगाने की जरूरत है हम लोगों को। विपुल जी, हमें देखना होगा कि 4 जून तक दुनिया का कौन सा देश डील का मसौदा लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मेज तक पहुंच गया। क्या भारत ने अपनी डील का मसौदा रखेगा, जापान या EU अपने डील के मसौदे को लेकर आएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वैसा ही करेंगे उन देशों के साथ जो उन्होंने
स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ के साथ किया है, लगाने के बाद हटाए थे और हटाने के बाद फिर लगा दिए। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बैठक असफल रहने के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। भाव में उछाल है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65 पर बैरल के करीब पहुंच गया। साथ में WTI क्रूड $63 के करीब है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद सोमवार को टर्की में दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता के लिए बैठक हुई, लेकिन ये बैठक 1 घंटा भी नहीं चल पाई। सर, रूस यूक्रेन की बातचीत असफल होने के बाद अब बाजार यहाँ से क्या देख रहा है, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की क्या यही एक वजह रही है, और भी कई सारे कारण हैं यहाँ पर? देखिए, अमन की कोशिशों को फिर कोई मौका नहीं मिला। युद्ध के बीच अजीब सी परिस्थिति थी। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे और दोनों के प्रतिनिधि इस्तांबुल में बातचीत भी कर रहे थे। बातचीत होने में कोई शांति समझौता होने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि आक्रामकता इतनी अधिक है कि दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि यूक्रेन ने जो हमला किया है रूस पर, और खासकर रूस की 30-35% जो एयरफोर्स है, एयर पावर है, उसको उस पर हमला किया है, उसका रूस जवाब कैसे देगा। दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी, इसलिए इस वार्ता में कुछ नहीं निकला, केवल बंदियों के आदान प्रदान पर एक टोकन बातचीत हुई। तो अब यहाँ से दो परिस्थितियाँ दिख रही हैं बाजार को, और इसलिए विपुल जी पूरा दिन भर आज हमने देखा, सुबह से कल शाम से देखा कि बाजार अपने एज पर हैं बराबर। बाजार बिल्कुल धुरी पर टिके हुए हैं, जरा सा ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक किसी आशंका का, अनिश्चितता का डर उन्हें खींचकर नीचे ले आता है। इंडिया विक्स की परिस्थिति सुबह आज हमें ऐसी ही दिखाई दे रही थी। अब इस वार्ता के असफल होने के बाद अगली कोई वार्ता की योजना नहीं है। इंतजार यूरोप को इस बात का है कि रूस क्या यूक्रेन के हमले का जवाब देगा, कैसे देगा, कब देगा, किस तरह से देगा और कितना बड़ा हो सकता है, या रूस हमला नहीं करेगा, इंतजार करेगा। दोनों तरीके की परिस्थितियां हैं, लेकिन बाजार और निवेशक बिल्कुल अपनी कुर्सियों के कोने पर हैं कि आगे परिस्थिति क्या बनती है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो थोड़ी तेजी हमें दिखाई दी, उसके पीछे रूस और यूक्रेन युद्ध में नए संघर्ष की तो संभावना है ही, इसके अलावा ईरान को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिनके बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी। एक तो ईरान ने अंततः अमेरिका के साथ रिश्ते या संधि का प्रस्ताव खारिज कर दिया और उसने कहा कि पहले उससे सारे प्रतिबंध हटाए जाएं ईरान से, तब संधि पर बातचीत होगी। आपको याद होगा रूस भी लगभग ऐसी शर्त रख चुका है 3 दिन पहले कि शांति वार्ता तब होगी जब उससे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। दूसरी बात ये हुई कि जो एक गोपनीय रिपोर्ट आई, जिस गोपनीय रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है, एक नहीं 10 बम बनाने की क्षमता है, और न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम चलता रहा है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल आने वाले दिनों में ईरान के साथ किसी टकराव में उतर सकता है, बल्कि ईरान से जो संकेत आ रहे हैं कि ईरान की सेना ऐसे किसी हमले को रोकने की तैयारी में लग गई है। तो ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम था। इस दूसरे बड़े घटनाक्रम के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर हमने लंबे समय बाद बढ़ोतरी देखी। हालांकि डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं है जो कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सके, क्योंकि ओपेक के देशों ने 4,11,000 बैरल पर डे के उत्पादन बढ़ाने का फैसला कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कमजोर हैं। लेकिन आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमतें डिमांड सप्लाई से जितनी प्रभावित होती हैं, जियोपॉलिटिकल संघर्षों से उतनी ही इन्फ्लुएंस होती। तो आज हमने कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी। पर ये दो ऐसे घटनाक्रम हैं जो अगले 24-48 घंटों में, अभी से लेकर इस वीक के एंड तक, दुनिया भर के बाजारों को अधर में लटका कर रखेंगे। बिल्कुल। इस बीच दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ता कर्ज पूरी दुनिया के लिए चिंता बना हुआ है। G7 देशों में अधिकतर पर कर्ज उनकी GDP के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। खासतौर से जापान, अमेरिका, इटली और फ्रांस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जापान पर कुल कर्ज का उनकी GDP की तुलना में 250% से ज़्यादा हो चुका है कर्ज। अमेरिका के साथ इटली और फ्रांस पर आगे चल करके कर्ज और ज़्यादा ही बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सर, G7 देशों के कर्ज की अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है, और दुनिया भर के बाज़ारों पर जो एक प्रेशर, जो दबाव बना हुआ है, क्या उसके पीछे इन्हीं देशों का कर्ज है? बाजार पर दोहरे दबाव में बोलिए। एक दबाव तो मैंने आपको बताया कि दुनिया के दो हिस्सों में टकराव और न्यूक्लियर पावर्स के बीच में टकराव की पूरी संभावना बनती दिख रही है, जिसने बाजार को डरा रखा है। और दूसरा, दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनके कर्ज अब गले तक, क्या नाक तक आ गए हैं, और उनके कर्ज के कारण बाजार बुरी तरह डरा हुआ है। दुनिया भर के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में लगातार बॉन्ड यील्ड्स पर दबाव दिखता है, और ये दिख रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कर्ज की समस्या
विकट होने के बाद बॉन्ड मार्केट शेयर बाजार को प्रभावित करेगा। ऐसे अमेरिका की परिस्थिति देखिए, अमेरिका का विश्व के सरकारी कर्ज में हिस्सा 35 ट्रिलियन से ज़्यादा है। डेट जीडीपी रेशियो 2024 में 123% से ऊपर था, 2029 तक 133% हो जाएगा। वजह यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स कटौती की है, रक्षा खर्च बढ़ाया है और वित्तीय अनुशासन नहीं था, और यह सबसे बड़ी चिंता है जिसने अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स को लगातार ऊंचा रखा है। निवेशक इससे डरे हुए हैं। जापान देखिए, जापान का डेट जीडीपी रेशियो 254% है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बढ़ती उम्र है, आर्थिक सुस्ती दशक से चल रही है, आपदा रिकवरी की लागत बहुत ज़्यादा है क्योंकि जापान में प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। लंबी आर्थिक मंदी के कारण सरकार के लिए लंबी अवधि का कर्ज अब महंगा हो रहा है। ये तो दूसरी अर्थव्यवस्था की बात हुई। इटली और फ्रांस, डेट जीडीपी रेशियो करीब 139 से बढ़ के 149% तक होगा। पूरे यूरोपियन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर में कमी आ रही है, और अमेरिका चूंकि यूरोप की सुरक्षा से दूर हट रहा है तो इन देशों को अपनी सुरक्षा पर बड़ा खर्च करना पड़ेगा। जर्मनी और कनाडा, जर्मनी थोड़ा सा कर्ज के मामले में बेहतर स्थिति में दिखता है, जीडीपी की तुलना में 60% से नीचे है, लेकिन और कनाडा का जीडीपी रेशियो 100% के आसपास दिखाई दे रहा है। इन सारे ये वो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन अर्थव्यवस्थाओं के मुखिया इसी महीने जून के मध्य में मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। इनके वित्त मंत्रियों की बैठक कनाडा में हो चुकी है, और इस बीच इनके कर्ज के इतने अलार्म दुनिया के बाजारों में बजने लगे हैं कि दुनिया के निवेशकों को अपनी पूरी बॉन्ड बाइंग स्ट्रेटजी, रणनीति बदलनी पड़ रही है। जी सर, इस कर्ज को लेकर के बाजार की क्या चिंता दिखाई दे रही है? बाजार इतना चिंतित क्यों है? बाजार की सबसे बड़ी और सबसे पहली चिंता यह है कि अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देश लंबे समय तक ऊंचा ब्याज दर चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्हें अब जो कर्ज लेने पड़ेंगे वो महंगे और ऊंची ब्याज दर वाले होंगे, और इसीलिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर, जापान और अमेरिका के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर यील्ड में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है कि जो कम ब्याज वाले पुराने कर्ज हैं उनको ऊंची दरों पर रिफाइनेंस करने से बजटों पर और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, क्योंकि बजट से उनके ब्याज और मूलधन का भुगतान करना पड़ेगा। ज़्यादा दूसरी चिंता और गंभीर चिंता यह है कि जापान, चीन और यूरोप में जो क्रेडिट शर्तें सख्त हो रही हैं उसके बाद हाई यील्ड बॉन्ड्स का डिफ़ॉल्ट बढ़ सकता है कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बड़ी चिंता की बात है। जबकि बैंकों को ऊंची ब्याज दरों का सामना करना पड़ेगा, और अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो बैंकों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। तो ये वो जो भीतरी अंतर्धारणा जिसको हम लोग कहते हैं ना विपुल जी, की बाजार की अंतर्धारणा में जो भय है, वो डर ये है कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज अब जो कर्ज कार्यक्रम लेके आ रहे हैं वो इतना महंगा हो चुका है कि निवेशक उनके बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं। जापान और अमेरिका के बॉन्ड्स को जो रिस्पॉन्स आया पिछले 2 हफ्ते में, उसने बाजारों को बुरी तरह डरा दिया है कि निवेशकों का भरोसा ही नहीं बन रहा है इन अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रबंधन पर और इनके घाटे कम करने की इनकी सरकार की रणनीतियों पर। जी, इस बीच दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अमेरिका में घटती बॉन्ड यील्ड की वजह से निवेशक डॉलर की जगह दूसरी करेंसी पर दांव लगा रहे हैं। दुनिया भर के देश अपने करेंसी रिजर्व में डॉलर की जगह दूसरी करेंसी या फिर गोल्ड को देने में लगे हुए हैं। यहाँ पर सर आपसे समझना चाहेंगे कि डॉलर की कमजोरी बहुत सारे लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कमजोरी देखने को मिल रही है इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? विपुल जी, डॉलर को लेकर आज हम इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के सभी बड़े मर्चेंट बैंकर और निवेशक ये मान रहे हैं कि डॉलर की कमजोरी आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी, और वो दबाव हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। पहली क्या है, डॉलर वास्तव में एक पहली बन गया है। जितने दिनों तक आप वित्तीय निवेशकों से, बाकी लोगों से बात करें तो आपको समझ में आता है कि डॉलर कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो यूएस बॉन्ड की यील्ड बढ़ने के बाद डॉलर मजबूत होता है, लेकिन 20 से 30 साल की बॉन्ड 5% से ऊपर है और डॉलर कमजोर हो गया, ऐसा कभी कम देखा गया है। तो डॉलर की कमजोरी बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद आई है, जो ज़्यादा चिंता की बात है। क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि अमेरिका का घाटा बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया। नए टैरिफ के प्रभाव से निवेशकों का भरोसा हिला है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगली तिमाही में गिरावट की संभावना है, और निवेशक अब अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बना रहे हैं, जिससे कि सेफ करेंसी के तौर पर डॉलर की छवि पर असर पड़ा है। यूएस में मंदी के कारण डॉलर और खासतौर से यूएस ट्रेजरी एसेट्स, जिनको दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता था, एज गुड एज गोल्ड माना जाता था, वहां से निवेश निकलना शुरू हुआ है। दूसरा पहलू डॉलर की पहेली क्या है कि
अगर टैरिफ से इंपोर्ट महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर में मजबूती आती है। लेकिन हुआ यह है बिल्कुल उल्टा कि अमेरिका में इंपोर्ट तो महंगा हुआ है, करीब 14 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोर्टर्स ने अमेरिकी सरकार को चुकाई है, पर डॉलर G10 की तमाम मुद्राओं के मुकाबले तेजी से कमजोर हो रहा है। मेरा सवाल ये था कि मतलब क्या डॉलर अब वाकई में क्या भविष्य के लिए क्या सुरक्षित मुद्रा रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा? हाँ बोलिए, मैं ये कह रहा था कि बाजार का मूड डॉलर को लेकर बहुत खराब, बहुत बिगड़ा हुआ है। मतलब आप दुनिया में अगर निवेशकों से, करेंसी ट्रेडर्स से बात करें तो उनको वो किसी भी स्थिति में डॉलर पर कोई बड़ा बिट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से उन्हें लगातार नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जैसे हमने कहा, दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था धीमी होगी, मंदी होगी, और इसलिए निवेशक जो है वो यूरो बॉन्ड और स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राओं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दबाव के कारण डॉलर और गिरेगा भी। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डॉलर अब डिफॉल्ट सेफ करेंसी नहीं रहा है, यानी ये नहीं रहा कि डॉलर में होने पर डिफॉल्ट नहीं होगा। तो जो सुरक्षित मुद्रा के तौर पर डॉलर की स्थिति, जो सवाल आपने पूछा, वो अब हिल गई है, वो सिंहासन या वो ताकत हिल गई है। अभी केवल जापान ने हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ये बयान देकर कहा कि वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में खुद को डॉलर को बुनियादी करेंसी के तौर पर शामिल करेगा। और इसलिए अगर आप देखें, डॉलर की कमजोरी के साथ 2 पैरेलल एसेट्स तेजी से अब बाजार में बढ़ रही। चाहे सोने की कीमत देखें, रिकॉर्ड तेजी पर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नरम होता, मुनाफा वसूली आती, लेकिन सोने में कोई बड़ी गिरावट, कोई बड़ा डाउनवर्ड करेक्शन नहीं दिखा। और दूसरा जो हिस्सा है वो क्रिप्टोज का है, जिसके बारे में हमने पिछले प्रथम में विस्तार से चर्चा की थी और आपको बताया था। और अब क्रिप्टोज में पूरी दुनिया में कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ताजी खबर है कि ब्लैक रॉक ने इथीरियम का एक ETF बनाने की घोषणा की है हांगकांग में, और उसके बाद इथीरियम की भी डिमांड बढ़ी है। तो जैसे जैसे मुख्य करेंसी, मुख्य सॉवरेन करेंसी, फिएट करेंसी डॉलर कमजोर हो रही है, सोने और बिटकॉइन की मांग बढ़ रही, जो डॉलर की बादशाहत के लिए, डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत मुद्रा होने का जो सिंहासन है, उसके लिए निश्चित तौर पर खतरा है। जी चलिए, तो सर अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन तमाम खबरों का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से हमारे जीवन पर ये दुनिया भर की और घरेलू खबरें जो है असर डालती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल के लिए अब बोनस पॉइंट को तो वहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहिए और लगातार अपनी टिप्पणियाँ हमें भेजते रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।